हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग डिटर्मिनेंट का कहाँ पे यूज़ करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। मतलब आज हम लोगों का टॉपिक जो रहेगा डिस्कशन करने के लिए वो पार्ट है एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स, है ना। अब डिटर्मिनेंट का सबसे बड़ा यूज़ जो होता है वो होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने में। एरिया ऑफ ट्रायंगल कब फाइंड करना है? जब आपको वर्टिसेस दे रखे होंगे। तो मैंने इसका फर्स्ट पार्ट लेके चल रहा हूँ एप्लीकेशन का कि एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हेन वर्टिसेस आर गिवन, है ना। तो इसमें हमने एक ये पार्ट लेके चल रहे हैं कि ये हमारा एक ट्रायंगल है ABC, इसका वर्टिसेस हमें दिया हुआ है। इसके वर्टेक्स हैं x1, y1, इधर है x2, y2 और ये हो गया x3, y3। तो एक ट्रायंगल ABC लेके चल रहे हैं जिसके वर्टिसेस हमें दिए हुए हैं और हमसे अगर कहा जाए इसका एरिया फाइंड करो तो एरिया निकालने के लिए हम लोग डेल्टा सिंबल यूज़ करते हैं। तो एरिया इक्वल टू बनता है हाफ ऑफ, ये डिटरमिनेंट का साइन लगाएंगे और जो वर्टेक्स हैं उनको लिखना शुरू करेंगे। तो पहला वर्टेक्स लिख दिया x1, y1, 1, ठीक है। 1 एक्स्ट्रा पार्ट आएगा, ये दो वर्टेक्स यूज़ कर लेंगे। इस वर्टेक्स को लिखेंगे तो आएगा x2, y2, 1। अगला आ जाएगा x3, y3, 1। ये हमारा एरिया फाइंड करने के लिए फॉर्मूला बन जाता है। इस फॉर्मूले में आपको ध्यान ये रखना है कि जब हम डिटरमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो आंसर कई बार पॉजिटिव भी आता है, कई बार नेगेटिव भी आता है। बट आपने ये पहले से पढ़ रखा है कि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए इस पूरे डिटरमिनेंट के ऊपर एक मॉड का साइन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। मतलब आंसर आपका अगर नेगेटिव भी आता है तो उसको आपको चेंज करके पॉजिटिव फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग पूरे सिस्टम के ऊपर मॉड लगा देते हैं, इसको लिख दिया मॉड। मॉड का काम ये होता है कि नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट करना। अब इसका हम क्वेश्चनों में कैसे यूज़ करेंगे उसके लिए हम लोग पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल whose vertices are 1, 2, 3, 2, -2, 7। ये हमें क्वेश्चन दिया है कि आपको एरिया निकालना था ट्रायंगल का जिसके वर्टिसेस दे रखे हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इसका आंसर के लिए कि सबसे पहले हमारे जो वर्टेक्स हैं ये हमारा x1, y1 हो जाएगा, ये x2, y2 हो जाएगा, ये x3 और y3 हो जाएगा। तो आपका आंसर बनेगा डेल्टा इज इक्वल टू, सबसे पहले आपको पहला वर्टेक्स लिखना है 1, 2, यहाँ पे स्टार्टिंग में 1/2 लिख देना, फिर वर्टेक्स आ जाएगा 1, 2 और 1, ठीक है। फिर दूसरा वर्टेक्स लिखना है 3, 2 और 1 और लास्ट में आएगा -2, 7 और 1। अब हमारा काम है इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना। डिटरमिनेंट सॉल्व करने के लिए आप प्रॉपर्टी का भी यूज़ कर सकते हो और डायरेक्ट एक्सपेंशन कर सकते हो। जैसा क्वेश्चन हो उसके हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। फिलहाल हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास में इस पूरे कॉलम में 1, 1 दिए हैं तो हम 2 0 भी बना सकते हैं या डायरेक्ट एक्सपेंशन भी कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। हम यहाँ पे फिलहाल डायरेक्ट एक्सपेंशन कर दे रहे हैं। तो आंसर आएगा 1/2 ब्रैकेट 1 आएगा, 1 के साथ हमें क्या मिलेगा, ये पार्ट क्लोज हो गया तो हमारा आंसर बन जाएगा इससे, इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख दिया 2, 1, 7, 1, ठीक है। अगला आएगा -2, उसके साथ कितना मिलेगा हमें 3, 1, -2, 1, है ना। ये क्लोज कर दिया था इसका पार्ट। और इसके बाद आएगा +1, उसके साथ हमें मिलेगा यहाँ पे 1 के साथ में 3, 2, -2 और 7। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 1/2 और ब्रैकेट में 1, यहाँ से आएगा 2 - 7, यहाँ से आ गया -2 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3 प्लस का हो जाएगा 2, है ना। एक माइनस ये आएगा, एक माइनस पहले से होता है। फिर इसके बाद आएगा 1 के लिए बनेगा यहाँ पे 21 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 4, ठीक है। ये आपका रिजल्ट आ गया। इसको आप सॉल्व करोगे तो 1/2, यहाँ से आपका आंसर मिलेगा -5, ये आपको हो गया 5 और 5 इसको मल्टीप्लाई किया तो -10, देन यहाँ से आ जाएगा प्लस का 25। अब जब आप सॉल्व करोगे तो 25 से 15 माइनस हो गया तो बचेगा 10, तो आंसर आ जाएगा यहाँ से 1/2 × 10 यानी कि 5 स्क्वायर
यूनिट, ये इसका एरिया हो गया। ठीक है, तो मुझे नहीं लग रहा कि इसमें कोई बहुत मुश्किल काम था। आपको वर्टिसेस दे रखे हैं, सीधे आपको x1 y1 x2 y2 और x3 y3 जी के पोजीशन पे आपको वर्टिसेस की वैल्यू रखनी है और सॉल्व करना है, अपने आप ही इसका आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे इसके सेकेंड एक क्वेश्चन पे और चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन के बाद सेकेंड क्वेश्चन की जगह पे हम लोग सेकेंड केस पे चलते हैं। इसका एक सेकेंड केस लेके चलते हैं कि अगर हमें एरिया की बात हो गई, अब सेकेंड केस यहाँ पे ये है कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, तो सेकेंड पार्ट हो गया कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। कोलिनियरिटी वर्ड आपने सुना भी होगा पहले से, 11th में भी किया हुआ है। कोलिनियरिटी मतलब होता है कि 3 पॉइंट एक ही लाइन में होना। तो अगर हमारे पास में 3 पॉइंट हैं जिसके नाम है A, एक पॉइंट है B और एक पॉइंट है C, अगर तीनों पॉइंट एक ही लाइन में होंगे तो देन अपन बोलेंगे कि वो पॉइंट्स कोलिनियर हैं, है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि अगर हम इन 3 पॉइंट का यूज़ करके अगर उसका एरिया निकालते हैं, तो आपको दिख रहा है कि यहाँ एरिया में ट्रायंगल तो फॉर्म होगा नहीं, तो एरिया क्या हो जाएगा 0। तो अगर एरिया 0 होता है तो हम बोलते हैं कि वो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। तो यानी कि आपका रिजल्ट है कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। तो हम लोग ये बोलते हैं इस केस में कि इसका मतलब हो गया कि एरिया जो होगा वो 0 आना चाहिए। एरिया में आता है 1/2, 1/2 को 0 के साथ हटा दिया तो हट जाएगा, तो बचेगा कितना, डिटरमिनेंट फॉर्म में बचेगा x1 y1। अगर इसके कोऑर्डिनेट हैं x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट हैं x2 y2 और x3 y3। तो x1 y1 1, अगला आएगा x2 y2 1, अगला आएगा x3 y3 1, ये पार्ट इक्वल टू 0। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर 0 के बराबर आता है, देन हम लोग कहेंगे कि वो गिवन पॉइंट्स जो होंगे ABC वो कोलिनियर होंगे। अब यहाँ पे 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। आपको या तो ये दिया होगा कि 3 पॉइंट दिए हैं और आपको ये प्रूव करके दिखाना पड़ेगा कि ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं। उस केस में हम लोग सीधे सीधे एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। अगर एरिया 0 आता है देन भी से पॉइंट्स आर कोलिनियर, है ना। सेकेंड टाइप के क्वेश्चन होते हैं कि आपको 3 पॉइंट दे रखे होंगे, जिनमें से एक पॉइंट में एक अननोन पार्ट दे रखा होगा। जैसे आपको कहीं लिखा है 2, K, आपसे कहा जाएगा K की वैल्यू फाइंड करो अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, मतलब कोलिनियर गिवन होगा। इसका मतलब आपको सीधे ये फॉर्मूला लगाना है, उसमें इक्वल टू 0 आपको लेके चलना पड़ेगा क्योंकि वहाँ कोलिनियर दिया होगा। जब आप इक्वल टू 0 लेके चलोगे तो जो भी अननोन पार्ट होगा वो आसानी से कैलकुलेट होकर हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो 2 टाइप के क्वेश्चन होंगे। कोलिनियर प्रूव करने को आता है तो आप एरिया का फॉर्मूला लगा के देखना, अगर आंसर 0 आता है देन वो कोलिनियर है। अगर कोलिनियरिटी दे रखी है और किसी अननोन की वैल्यू पूछी जाती है तो हम लोग इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। ठीक है, देखते हैं हम लोग इस पे क्वेश्चन। इस पे जो क्वेश्चन आता है जनरली हम लोग बोलते हैं कि अननोन वैल्यू के लिए आता है क्वेश्चन, और उसके लिए हम लोग देखोगे क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ K if point -1, K, 2, 3, -2, 0 आर कोलिनियर। ठीक है, तो आपको ये 3 पॉइंट आपको दिए हैं, इनमें से एक K दे रखा है और K की वैल्यू पूछी है, जबकि स्टेटमेंट में आपको दे रखा है कि ये कोलिनियर है। तो हम लोग ये बोलेंगे कि अगर रिजल्ट कोलिनियर होते हैं तो उसको डिटरमिनेंट फॉर्म में रखने पर आंसर क्या आना चाहिए, 0। अब आप इसको डिटरमिनेंट फॉर्म बनाओ, क्या आएगा -1, K और 1, अगला क्या बनेगा 2, 3 और 1, मतलब ये 2 1 हमेशा ही रहता है, -2, 0 और 1। अब ये हमारे पास एक आसान सा डिटरमिनेंट हो गया जिसमें एक 0 पहले से था, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके रिस्पेक्ट में इसका एक्सपेंशन कर दे रहे हैं। ठीक है, इस कॉलम के रिस्पेक्ट में एक्सपेंशन करेंगे तो साइन क्या लगेगा, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। आपको इस कॉलम के रिस्पेक्ट में सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए आपने लिखा कि पहला नंबर माइनस का आएगा, तो -K
और उसके बाद डिटरमिनेंट बन जाएगा यहाँ से 2 1 -2 1, ठीक है। अगला नंबर जो आएगा वो प्लस का आएगा 3, उसके लिए ये दो और ये कॉलम क्लोज कर दिया, तो हमारे पास ये क्लोज होने के बाद दिख रहा है -1 1 -2 1 और लास्ट में आएगा 0, ठीक है, और डिटरमिनेंट आएगा इक्वल टू 0। तो लास्ट वाले को लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ से सॉल्व करके माइनस के इससे आएगा 2 + 2, ठीक है, +3 के साथ आ जाएगा यहाँ से -1 और प्लस का 2 और लास्ट में 0 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको सॉल्व किया तो -4k, इससे आगे आपका प्लस का 3 इक्वल टू 0, यानी कि k की वैल्यू -3/-4, इट मीन्स 3/4। तो ये क्वेश्चन आ गया कि इसमें आपको दिख रहा है कि अगर हम k की वैल्यू 3/4 लेते हैं तो हमारे डिटरमिनेंट की वैल्यू हमेशा 0 हो जाएगी, जिससे हमें पता चल गया कि डिटरमिनेंट 0 होने का मतलब है कोलिनियर, और k की वैल्यू इससे आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। तो एक तो ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे बताया कि इस टाइप के भी बन सकते हैं कि आपको k की जगह कोई एक पॉइंट दे रखा होगा, नंबर दे रखा होगा और कहेगा कि चेक करो ये 3 पॉइंट कोलिनियर है, तो आप उस केस में उसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख के उसका एरिया कैलकुलेट कर लेना। एरिया में 1/2 भी यूज़ होगा, तो अगर 0 आएगा तो कोलिनियर प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरह से इस पे क्वेश्चन आते हैं। तो एक तो हमारा डिटरमिनेंट का यूज़ था एरिया कैलकुलेट करने में, दूसरा हमारा यूज़ था कोलिनियरिटी प्रूव करने में। अब इसका थर्ड पार्ट हम बात करते हैं। थर्ड इसका यूज़ होता है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करने में। अब आपने 11th में पढ़ा होगा कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो होती है वो हमेशा 2 पॉइंट से पास होती है। तो इसका थर्ड यूज़ है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू x1, y1 एंड x2, y2। इन 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन पता करना। तो ये भी सिंपल है। इसके लिए हम लोगों को ध्यान ये रखना पड़ेगा कि जब भी आप स्ट्रेट लाइन की बात करते हो तो स्ट्रेट लाइन के अंदर x और y ये 2 वेरिएबल इन्वॉल्व करने पड़ते हैं। तो आप डिटरमिनेंट फॉर्म में तो लिखोगे, बट उसके फर्स्ट रो में x, y और 1 लिखोगे। ये हमेशा आपको करना है जब कभी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी होगी। तो आप यहाँ लिखोगे x, y, 1, ये आपको हमेशा करना है। इसके बाद जो पॉइंट दिया होगा उसको लिखना है x1, y1, 1 और अगला पॉइंट हो जाएगा x2, y2, 1 इक्वल टू 0। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमें आसानी से इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मिलेगी जिसमें x और y ये 2 वेरिएबल इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला तब यूज़ होना है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो रो है ये ऑलवेज लिखनी है, इसमें आप कोई चेंज नहीं करोगे। चेंज आप केवल x1, y1 और x2, y2 की जगह करोगे, ठीक है। हाँ, ये ज़रूर होता है कि हम इस फॉर्मूले का यूज़ कोलिनियरिटी प्रूव करने में भी यूज़ कर सकते हैं। जब हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड कर लेंगे, उसमें अगर हम x, y, z की जगह थर्ड पॉइंट रख देंगे तो कोलिनियर वाली कंडीशन भी बन जाती है, बट उसकी ज़रूरत नहीं है। आप तो सबको अलग अलग यूज़ करो, वो ज़्यादा इजी है। अगर आपसे पूछा जाए कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बताओ जब आपको 2 पॉइंट्स दे रखे हों उससे पास हो रही हो, तो आप उन दोनों पॉइंट्स को इन पोजीशन पे यूज़ करना। x, y, 1 हमेशा लिख के सॉल्व करोगे, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इस पर भी एक क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू टू, 4 एंड -3, 5। इस टाइप के क्वेश्चन आपने 11th में भी किए हैं स्ट्रेट लाइन टॉपिक में, बट अभी आपको जो ये क्वेश्चन जो सॉल्व करना है वो डिटरमिनेंट फॉर्म से करना है। तो अगर आप स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला लगा दोगे y - y1 इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1, x - x1, वो सही नहीं माना जाएगा। आपको डिटरमिनेंट फॉर्म से सॉल्व करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा पॉइंट हो गया x1 और y1, ये हो गया x2 और y2। तो हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज, ये डिटरमिनेंट आ गया x, y, 1, यहाँ पे आएगा 2, 4, 1 और -3, 5, 1 इक्वल टू 0,
ठीक है। अब सॉल्व करेंगे तो अपना एक्सपेंशन कर लो, डायरेक्ट सॉल्व कर लो, कोई ज़रूरत नहीं है जीरो बनाने की क्योंकि बहुत छोटे नंबर है। तो x के साथ क्या मिलेगा, इसको क्लोज करेंगे तो हम लोग डायरेक्ट करना शुरू करते हैं। 4 - 5, तो 4 - 5, फिर y के लिए आ जाएगा -y, उसके साथ क्या बनेगा, इसको क्लोज कर लिया तो बनेगा 2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 + 3 हो जाएगा। ठीक है, बाद में आएगा +1 के साथ में आ जाएगा 10 और प्लस का हो जाएगा 12, तो 10 + 12 = 0। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर क्या मिलेगा, -x + 5y + 22 = 0, है ना। ये आपकी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। अगर आप इसको चाहो तो x को पॉजिटिव बनाओगे तो x - 5y - 22 = 0 लिख सकते हो, या फिर x - 5y = 22 लिख सकते हो। तो ये आपकी वो स्ट्रेट लाइन आपको मिल गई जो इन दोनों पॉइंट से होके पास होती है। तो आप देख रहे होंगे कि ये बहुत कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, इसमें आसानी से ये सॉल्व हो रहे हैं। ये इसके मेन एप्लीकेशन है जो आपको यूज़ करने हैं। हाँ, इस पर आपको देखोगे आप अपने बुक्स वगैरह में तो आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। उन क्वेश्चंस को लेके हम इसको सिंप्लीफाई करके इसके आंसर निकालेंगे। ठीक है, अब हम इसमें बात करते हैं कि कई बार इस क्वेश्चन पे, इस प्रॉपर्टी पे आपके आईआईटी मेन और एडवांस के हिसाब से भी क्वेश्चन बनते हैं जो कि बहुत काम के हैं क्वेश्चन। हम 1-2 क्वेश्चन उसके भी डिस्कस करते हैं। ये आपका जो पार्ट है बेसिकली अभी जो डिस्कस किया है ये आपके एनसीईआरटी का पोर्शन ज़्यादा है, और क्योंकि जब हम मेंस और एडवांस की बात करते हैं तो उसमें हम किसी भी क्वेश्चन में कोई भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं होता है कि उसको डिटरमिनेंट से सॉल्व करें। बट जब हम एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो हमें मालूम है कि अगर हम 12th में हैं तो हम 12th के ही कॉन्सेप्ट लगाएंगे उसमें। अगर डिटरमिनेंट फॉर्म से पूछा है तो उसी को सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। मेन एडवांस की बात करते हैं तो हमें तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, तो हमें तो आंसर कैलकुलेट करना है, उसको हम चाहे किसी मेथड से सॉल्व करें, आंसर हमारा एक्यूरेट आना चाहिए। ठीक है, तो हम 1-2 क्वेश्चन इसके और लेके चलते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कैसे यूज़ करते हैं इन क्वेश्चनों को। क्वेश्चन है इसमें, इफ़ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर ABC, if the sides of triangle are ABC, ठीक है, if the sides of triangle are ABC and its vertices are A x1, y1, B x2, y2, C x3, y3, है ना। आपको तीनों साइड दे रखी हैं और वर्टिसेस दे रखा है। देन शो क्या करना है, आपको करना है कि इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखोगे तो आपका रिजल्ट जो मिलेगा वो आ जाएगा यहाँ से x1 y1 2, x2 y2 2, x3 y3 2, इसका होल स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, ये आपका होल स्क्वायर इक्वल टू आपको दिया गया है इसे प्रूव करने के लिए a + b + c, b + c - a, c + a - b और a + b - c। ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बेसिकली आपका मेन और एडवांस के लेवल का क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। इसमें एरिया वाला ही कॉन्सेप्ट यूज़ होना होता है। तो अब आप इस क्वेश्चन को देखोगे कि इसकी शुरुआत कहाँ से करते हैं। बात यहाँ पे ये शुरू हो रही है क्वेश्चन में कि क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया कि एक ट्रायंगल है, उसके वर्टिसेस दे रखे हैं और यहाँ बना दिया डिटरमिनेंट फॉर्म। ये भी सावधानी रखनी है कि यहाँ पे 2 2 2 दिया हुआ है, बाकी यहाँ पे साइड ABC दे रखे हैं। राइट साइड में आपको ABC का यूज़ करवाया है, लेफ्ट साइड में आपको x1 y1 का यूज़ किया है। तो पहला पार्ट इसमें ये बनता है कि बहुत से लोग इसके लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो कहेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में तो x और y के टर्म है, उससे ABC तो कभी बनेगा नहीं, है ना। तो ये अप्रोच भी गलत है। अगर हम कहते हैं कि नहीं हम राइट हैंड साइड से सॉल्व करते हैं और लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे, वो भी नहीं ला पाएंगे। तो हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि x और y के जो टर्म है और ABC के जो टर्म है उनमें आपस में रिलेशन क्या है। अगर हम उस रिलेशन को समझ जाते हैं तो क्वेश्चन बहुत ईजिली हम लोग सॉल्व कर पाएंगे, है ना। यही इसका मेन कॉन्सेप्ट था कि आप इस रिलेशन को कैसे आप समझोगे। इस रिलेशन को समझने के लिए हम लोग
10th क्लास की तरफ चलते हैं। 10th क्लास में हमने सभी ने पढ़ा हुआ है कि एरिया जो होता है ट्रायंगल का एरिया हम कई अलग अलग मेथडों से फाइंड करते हैं, जिनमें से आज हमने एक मेथड सीखा डिटरमिनेंट मेथड। बाकी हम लोगों ने पिछले 10th क्लास में हीरोन्स फॉर्मूला वगैरह यूज़ किया है, जिसमें साइड दे रखी थी ABC वगैरह दिया रहती थी, हम लोग S माइनस A S माइनस B वो फॉर्मूला यूज़ करते थे। आप अगर ध्यान से देखोगे कि जो क्वेश्चन का जो पार्ट गिवन है उसके अकॉर्डिंग आपको दे रखा है ट्रायंगल ABC। तो ट्रायंगल ABC में हमारे पास वर्टेक्स भी दे रखे हैं और साइड भी दे रखी है। हमेशा आप ध्यान रखना कि ट्रायंगल का नाम अगर ABC लेते हो तो कैपिटल A के सामने स्मॉल a होता है, कैपिटल B के सामने स्मॉल b, कैपिटल C के सामने स्मॉल c। ये साइड की लेंथ हो गई जो कि आपको दे रखी है। साथ ही साथ इसके वर्टेक्स हो गए x1 y1, ये वाला वर्टेक्स हो गया x2 y2 और ये वर्टेक्स हो जाएगा x3 y3। ठीक है, तीनों आपको वर्टेक्स और ये दिया है। तो आप ये बोलोगे कि इस ट्रायंगल का एरिया चाहे हम वर्टेक्स वाले फॉर्मूले से निकालें चाहे हम साइड वाले फॉर्मूले से निकालें, हमेशा एक जैसा आना चाहिए। मतलब हम एरिया किसी भी फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं, उस पर्टिकुलर ट्रायंगल का एरिया हमेशा एक जैसा आता है। तो उसके लिए हम लोग यही काम करते हैं कि हम लोग अलग अलग तरीके से इसका एरिया निकालते हैं। तो पहला पार्ट हम इसमें यूज़ करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हेन वर्टिसेस आर गिवन। वर्टिसेस आर गिवन, ठीक है। तो आपको अगर वर्टेक्स पता है तो आप बोलोगे सर एरिया निकालने का तरीका हो जाएगा एरिया इक्वल टू 1/2 और ऊपर लिखोगे x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है आंसर में स्क्वायर लाना था तो हम लोग उस स्क्वायर को भी ले आएंगे, लेकिन फिलहाल हमने एरिया निकाल के यहाँ लिख दिया। हाँ, अब इसको हमने लिख दिया, ये हमारा पहला आंसर मिला। अब हम सेकंड पार्ट पे आते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हेन साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स आर गिवन। ठीक है, तो अब हम लोग दूसरे तरीके से निकालेंगे कि एरिया कैसे निकालते हैं। तो आपको मालूम है जब साइड गिवन होती हैं तो हम हीरोन्स फॉर्मूला यूज़ करते थे। उस फॉर्मूले के हिसाब से S माइनस A S माइनस B S माइनस C, ये इसका एरिया आता था। इसमें आप सभी को मालूम है कि S की वैल्यू क्या होती थी, तो वेयर S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2, ये S होता था। तो हम लोग यहाँ पे S की वैल्यू यूज़ कर ले रहे, साइड हमारे पास ABC पहले से थी तो वही पार्ट यूज़ करेंगे। तो ये रिजल्ट क्या बन जाएगा, यहाँ से S की जगह पे आ जाएगा A प्लस B प्लस C अपॉन 2, अगले ब्रैकेट में आएगा A प्लस B प्लस C अपॉन 2 माइनस A, अगले ब्रैकेट में आ जाएगा A प्लस B प्लस C अपॉन 2 माइनस B, अगले ब्रैकेट में आ जाएगा A प्लस B प्लस C अपॉन 2 माइनस C, है ना। ये रूट के अंदर का पार्ट आ गया। अब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो एलसीएम लोगे तो 1 2 3 4 4 तो यहाँ पे 2 आ रहे हैं, तो इसका मतलब रूट के बाहर आ जाएगा 1/4। ठीक है, रूट के अंदर क्या लिखोगे, रूट के अंदर आएगा A प्लस B प्लस C, पहला पार्ट। दूसरा जब आप एलसीएम लोगे तो यहाँ आएगा A प्लस B प्लस C माइनस 2A, है ना। माइनस 2A के साथ में अगर हम A को एडजस्ट करेंगे तो रिजल्ट क्या बनेगा, B प्लस C माइनस A, अगले वाले में क्या आ जाएगा A प्लस C माइनस B, अगले वाले में A प्लस B माइनस C, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब आप ये कहोगे एरिया हम चाहे इस फॉर्मूले से निकालें चाहे इस फॉर्मूले से निकालें, सेम ट्रायंगल का एरिया हमेशा इक्वल होगा। तो ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, है ना। 1 एंड 2 से हमें क्या दिख रहा है, 1 एंड 2 से ये दिख रहा है कि दोनों एरिया इक्वल होंगे। तो एरिया इक्वल होंगे तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 1/2 और इसको लिख देंगे x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 इज इक्वल टू, इसके वैल्यू लिख देंगे 1/4 और रूट के अंदर का पार्ट लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिख रहा है ये 4 और 2 से कैंसिल हुआ तो यहाँ 1/2 बचेगा। 2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो अगले स्टेप में हमें क्या मिलेगा, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2 और डिटरमिनेंट ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे रूट के अंदर जैसा पार्ट था वैसे ही आ जाएगा A प्लस B प्लस C और ये आपका अगला ब्रैकेट अगला और अगला आ जाएगा। ठीक है, अब हम इस जो 2 हमारा डिटरमिनेंट के बाहर आ गया उसको हम अंदर भेज सकते हैं।
तो हम लोगों ने ये प्रॉपर्टी पढ़ा रखा है कि अगर किसी नंबर को आप अगर एक साथ भेजना चाहते हो तो किसी एक रो या कॉलम में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें इस 2 को इस कॉलम में मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक है। तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा डिटरमिनेंट के हिसाब से, x1 y1 2, x2 y2 2 और x3 y3 2 इज इक्वल टू रूट का पार्ट आ जाएगा। रूट के अंदर 3 आपके ये जो ब्रैकेट में दिए थे वो लिख दोगे। इसके बाद में आप इसको स्क्वायरिंग कर लो, स्क्वायरिंग। जैसे ही आप स्क्वायरिंग वर्ड यूज़ करोगे तो आप देखोगे जो हमारा रिजल्ट है वो यही बन जाएगा। देखो यहाँ पे डिटरमिनेंट का स्क्वायर आ जाएगा, ये बनेगा, यहाँ से रूट हट जाएगा तो आपका ये पार्ट आएगा। तो स्क्वायरिंग करने के बाद हमको ये वाला पूरा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो हमें जो ये प्रूव करना था, स्क्वायरिंग करने के बाद ये पूरा रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो आपको दिख रहा है ये क्वेश्चन कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आसान है, बट ये है कि आपको ये इसमें कॉन्सेप्ट जो है वो आपके पुराने क्लासेस के भी यूज़ हो रहे हैं और साथ ही साथ नए क्लासेस के भी यूज़ हो रहे हैं। तो दोनों कॉन्सेप्ट को मिक्स करके इस वाले क्वेश्चन को फॉर्म किया गया था, हैं। तो इसको आप एक बार देखोगे और इसमें देख रहे हो कि कहीं भी कोई ऐसा बहुत मुश्किल नहीं है इस क्वेश्चन में। केवल आपको सावधानी ये रखनी है कि हमें एक सही अप्रोच पकड़नी है जिससे हम आंसर इसका कैलकुलेट कर पाएँ। इसको नोट कर लो। और ऐसे कई आपको क्वेश्चन मिलेंगे जो हम लोग अभी कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं इस एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, उन कॉन्सेप्ट का यूज़ करके ही वो मेन और एडवांस के क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो ये पूरा एक पार्ट अपना कंप्लीट हुआ। इसके साथ ही साथ अब हम लोग एक आगे नए पार्ट पे चलते हैं और नए पोर्शन में आप ये एक चीज़ देखोगे कि हमारी एनसीईआरटी बुक की अगर मैं एक आपसे बात करूं, ये लेक्चर बेसिकली आपका एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग था। मैंने ये आपका लेक्चर पूरा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग था। आप ये देखते हो कि अपनी एनसीईआरटी बुक में आपको मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट दोनों उसमें अलग अलग टॉपिक दिए हुए हैं। पहले मैट्रिक्स दे रखा है, बाद में डिटरमिनेंट दे रखा है, लेकिन उसके कॉन्सेप्ट को मिक्स कर दिया गया। हमने यहाँ पे क्या किया है कि हमने पहले डिटरमिनेंट टॉपिक स्टार्ट किया था। डिटरमिनेंट से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं पहले हम उनको डिस्कस करेंगे। उन कॉन्सेप्ट को समझने के बाद में हम मैट्रिक्स टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मैट्रिक्स के सारे पार्ट करेंगे। मैट्रिक्स के साथ ही साथ आपको ध्यान ये रखना है कि जो डिटरमिनेंट की एक्सरसाइज एनसीईआरटी में आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइज हैं जो कि आप जैसे कह सकते हो 4.4 है ना, या उसके आगे की एक्सरसाइज है जिसमें एडजॉइंट वगैरह निकालना बताया गया है। तो एडजॉइंट वगैरह जब आप निकालते हो उसमें डिटरमिनेंट का भी यूज़ होता है और साथ में मैट्रिक्स के भी कॉन्सेप्ट लगते हैं। तो उन सारी चीज़ों को हम लोग मैट्रिक्स के साथ करेंगे, डिटरमिनेंट के साथ उसको कंबाइन नहीं करेंगे। हम लोग डिटरमिनेंट में केवल वही पार्ट करेंगे जो डिटरमिनेंट का ही पूरा पोर्शन है, उसमें मैट्रिक्स को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, है ना। तो ये आप ध्यान रखो कि ये लेक्चर आपका बेसिकली एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग था। ये आपका आज तक का जो पोर्शन था वो मैक्सिमम चीज़ें उसमें एनसीईआरटी की हैं। आपके एनसीईआरटी में मिसलेनियस एक्सरसाइज भी दे रखी है, उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रूविंग वाले भी होंगे, उसके एग्जांपल्स भी प्रूविंग वाले होंगे। आप उनको ट्राई करोगे और जो हमारे साथ में आप इसका डाउट्स वगैरह डिस्कस भी कर सकते हो, है ना। इसके आगे के जितने भी लेक्चर्स होंगे डिटरमिनेंट के, वो बेसिकली आपके आईआईटी जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे। मतलब हम कह सकते हैं कि वो मेन और एडवांस के हिसाब से हैं। उसमें कई ऐसे पार्ट होंगे जिससे क्वेश्चन मेन और एडवांस में हमेशा आता है। तो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में उसी को डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हमारा ये एनसीईआरटी का पोर्शन लगभग कंप्लीट हो गया है।